हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं बहुत अच्छा हूं, उम्मीद करता हूं आप सब लोग भी अच्छे होंगे। तो हमारा चैप्टर चल रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज़। यहां पर हमने बैलेंस शीट कवर कर ली है और आज हम इस वीडियो में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को कवर करने वाले हैं। इसके बाद में एक दो वीडियोज़ में मैं यहाँ पर बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लाने वाला हूँ। CBSE के लिए एक अलग वीडियो प्रोवाइड करूँगा और ISC के लिए एक अलग वीडियो प्रोवाइड करूँगा। आप बस अपने एंड पर मेहनत करते रहिए और बाकी हम पर छोड़ दीजिए। मैं आपको यहाँ पर सब कुछ प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो बस अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लगातार बस ऐसे ही प्यार बरसाते रहिए। हम आपके लिए मेहनत करते रहेंगे। ऑल दी वेरी बेस्ट एंड चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अभी तक हमने बैलेंस शीट की बात तो कर ली है। बैलेंस शीट को हमने पूरा अच्छे तरीके से समझ भी लिया है, उसकी एक्सप्लेनेशन भी जान ली है और हमें बैलेंस शीट पूरी याद भी हो गई है। मैंने आपको पढ़ाया था कि सेक्शन 2 क्लॉज 40 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो डेफिनेशन लिखी है उसमें 5 चीज़ें आती हैं। कौन कौन सी? बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, थर्ड है आपका नोट्स टू अकाउंट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड फिफ्थ वन इज स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। तो हमने बैलेंस शीट तो पढ़ ली है। आज हम बात करेंगे यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की। तो देखो, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बेसिकली क्या है। क्लास 11th में जब आप अकाउंट्स पढ़ते थे तो उस टाइम पर आप बनाते थे ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो 2 अकाउंट आप बनाते थे। ट्रेडिंग अकाउंट में आप क्या पता करते थे कि आपके बिजनेस में ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको पता चलता था कि आपके बिजनेस में नेट प्रॉफिट कितना हुआ है। हमने यहाँ पर कंपनी अकाउंट्स में कंपनी की अकाउंटिंग करते टाइम में हमने क्या काम किया है, ट्रेडिंग अकाउंट को एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को मर्ज करके हमने एक ही अकाउंट बना दिया है। बल्कि अकाउंट भी नहीं है, स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट मतलब जहाँ पर डेबिट और क्रेडिट साइड नहीं होती है। तो हम यहाँ पर स्टेटमेंट बनाएंगे किसका? प्रॉफिट एंड लॉस का। यानी कि हमारी कंपनी में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है ये जानने के लिए हम यहाँ पर बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब सबसे पहले सवाल तो यही आ जाता है कि बेसिकली अगर हमें किसी बिजनेस के प्रॉफिट को जानना है तो हमें कैसे पता करना है कि प्रॉफिट कितना हुआ है। तो देखो, सिंपल सी बात है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको कितना प्रॉफिट हुआ है, तो किसी भी बिजनेस का प्रॉफिट जानने के लिए सिंपल तरीका है कि बिजनेस की, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि ये हमारी एक कंपनी है, ठीक है। इस कंपनी को कुछ इनकम हुई होंगी, ठीक है। मान लेते हैं कि इस कंपनी को इनकम हुई है 1 लाख रुपीज़ की। अब इस कंपनी को कुछ खर्चे भी लगे होंगे, बिजनेस कर रही है कंपनी तो कुछ ना कुछ एक्सपेंस भी हुए होंगे। तो मान लेते हैं कि एक्सपेंस हुआ है 40,000 का। तो 1 लाख की इनकम है, उसमें खर्चे हुए हैं 40,000 के। तो अगर हम खर्चे भी लेस कर देते हैं तो हमारे पास में जो बचेगा वो कितना बचेगा? 60,000। तो यही है आपका प्रॉफिट। यानी कि जितने भी बिजनेस के अंदर इनकम है उसमें से अगर हम खर्चों को लेस कर दें, एक्सपेंसेस को लेस कर दें, तो हमारे पास जो बैलेंस बचता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रॉफिट कहते हैं। अगर मान लो ये नेगेटिव आ जाए तो उसको लॉस कहेंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ कि हमारे बिजनेस की इनकम 1 लाख है और हमारे खर्चे 1,20,000 है। अब देखो, 1 लाख माइनस 1,20,000, तो इस बार हमारा आएगा माइनस का 20,000। तो अब ये प्रॉफिट नहीं है बल्कि ये लॉस है। ये बात तो आपको समझ में आ गई। अगर आपको प्रॉफिट जानना है तो 2 काम करने हैं। अपने बिजनेस की इनकम में से आप बिजनेस के एक्सपेंसेस को अगर लेस कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके बिजनेस का प्रॉफिट कितना है। ये बात समझ आ गई। अब आप ये ध्यान दो कि जब एक बिजनेस इनकम करता है तो इनकम कहाँ कहाँ से जनरेट करता है। तो देखो, इनकम जनरेट करने के 2 ही तरीके हो सकते हैं। कोई भी बिजनेस किसी ना किसी चीज़ में डील करता है, यानी किसी ना किसी एक एक्टिविटी में ऑपरेशन करता है। फॉर एग्जाम्पल एक फर्नीचर डीलर है तो वो क्या करता है? कुर्सियाँ बनाता है, बेचता है। बेड बनाता है, बेचता है। टेबल बनाता है, बेचता है। यानी वो फर्नीचर में डील करता है, फर्नीचर को खरीदा बेचा। तो ये उसके बिजनेस का मेन धंधा है, यानी कि वो बिजनेस का मेन ऑपरेशन है। तो बेसिकली एक तो वो सेल करता है, सेल मतलब रेवेन्यू जनरेट करता है। कहाँ से? ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, यानी कि बिजनेस के ऑपरेशन से, यानी बिजनेस के मेन धंधे से। अच्छा, बिजनेस के मेन धंधे के अलावा क्या वो और कहीं से भी पैसे कमा सकता है? आंसर इज यस। कैसे? जैसे मान लो मेरा बिजनेस जो है वो फर्नीचर डीलिंग का है, मैं फर्नीचर बनाता हूँ, बेचता हूँ, लेकिन मैंने किसी एक इंसान को 1 लाख का अमाउंट एज अ लोन दे दिया। अब वो इंसान मुझे उस पर इंटरेस्ट पे करेगा। तो वो इंटरेस्ट आया है, क्या वो मुझे फर्नीचर बेचने से आया है? आंसर इज नो। वो तो मुझे अदर देन मेरे ऑपरेशन से पैसा आया है, यानी कि वो मेरे बिजनेस की अदर इनकम है। तो दिमाग में रख लीजिए कि इनकम हमारी 2 तरफ से आती है, एक तो ऑपरेशन से आती है और एक अदर कहीं से आती है। तो हमारे पास में इनकम के 2 ही सोर्स होते हैं। कौन कौन से, मैं आपको बताता हूँ। एक तो हमारे पास में हम सेल करते हैं गुड्स की या सर्विस की, सेल करते हैं। क्या मैं सेल को रेवेन्यू कह सकता हूँ? आंसर इज यस। तो सेल को मैं रेवेन्यू बोल देता हूँ। अच्छा, ये जो रेवेन्यू कहाँ से आ रही है? ये रेवेन्यू आ रही है बिजनेस के ऑपरेशन से, यानी बिजनेस के मेन धंधे से। जैसे मान लो मैं टीचिंग कर रहा हूँ, तो मैं अगर टीचिंग कर रहा हूँ तो अगर मुझे स्टूडेंट से फीस मिल रही है तो ये बिजनेस की मेरी मेन एक्टिविटी है, यानी कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, यानी मेरे बिजनेस का धंधा है।
जिससे मैं पैसा कमाता हूँ, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेल या फिर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, इसके अलावा मैं कहीं और से पैसा कमाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक मशीन खरीदी 1 लाख की, 10 दिन बाद मैंने उसकी 1 लाख की मशीन को 1,10,000 का बेच दिया, तो वहाँ पर मैंने 10,000 का प्रॉफिट कमाया। क्या वो मुझे पढ़ाने से 10,000 का प्रॉफिट आया है? आंसर इज नो। वो मैंने कोई एसेट बेची है, वहाँ से प्रॉफिट हुआ है, तो वो मेरे बिजनेस की अदर इनकम है। तो 2 तरफ से इनकम हो सकती है आपको बिजनेस के अंदर, एक तो आपको हो सकती है ऑपरेशन से यानी कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दूसरा आपके पास में अदर इनकम। अब अगर मैं इन दोनों इनकम को ऐड कर लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने 70,000 यहाँ से कमाए और मैंने 30,000 यहाँ से कमाए, तो दोनों को जब मैं ऐड कर दूंगा तो मेरे पास में क्या आ जाएगी, टोटल इनकम यानी मेरी टोटल रेवेन्यू, जैसे मैंने यहाँ पर आपके सामने लिखा है। ये बात समझ आ गई? यस। इसके बाद में बिजनेस के जो एक्सपेंस है, ठीक है, हमने कंपनी को उन्हें 7 जगह बांट दिया, 7 जगह हमने उसको अलग अलग बांट दिया है। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, CPCEFDO, याद कैसे करेंगे एक्सपेंसेस को? CPCEFDO, ये हमारे एक्सपेंसेस हैं। कौन से? CPCEFDO। समझ आ गई बात? नहीं आई? चलो मैं समझाता हूँ आपको, ध्यान देना है यहाँ पर। जैसे मैं आपको एग्जांपल लेकर के समझाता हूँ कि बिजनेस में कहाँ कहाँ पर क्या क्या खर्चे हो सकते हैं। ठीक है, ओके। देखो अभी मैं टीचिंग करता हूँ, फॉर एग्जांपल पहले मैं क्या काम करता था, मैंने क्या काम किया था कि मैंने ना एक ठेला लगाया था, ये ठेला है मेरा, और इस ठेले पर मैं बेचता था गोलगप्पे, या चलो गोलगप्पे नहीं, यहाँ पर मैं बेचता था छोले भटूरे। ये आप रिलेट कर पाओगे, ध्यान देना। जैसे मैं अपने बिजनेस में मैं बेचा करता था छोले भटूरे। अब क्या होता था, देखो यहाँ पर ये एक टेबल है, यहाँ पर एक टेबल है, यहाँ पर कस्टमर आकर बैठते थे, और यहाँ पर ये मेरा ठेला है, और मैंने यहाँ पर ना ये कढ़ाई है, कोई नहीं आप समझ जाओ, ये कढ़ाई है, और कढ़ाई के अंदर ना यहाँ पर भटूरे तले जा रहे हैं, और साइड में एक कढ़ाई है जहाँ पर हमारे छोले तैयार हैं। ठीक है, और मैंने इस ठेले के साइड में एक बड़ा सा फ्रीज़र लगा रखा है जहाँ पर कोल्ड ड्रिंक वगैरह है। ठीक है, अब यहाँ पर मान लो ये मैं हूँ और मेरा ये बिज़नेस है छोले भटूरे बेचने का। तो देखो मैं क्या काम करता हूँ, मैं छोले भटूरे बनाता हूँ और बाहर से मैं कोल्ड ड्रिंक खरीदता हूँ, जैसे मैं एज अ कस्टमर उसको बेच देता हूँ। तो मैं यहाँ पर जब छोले भटूरे तैयार करता हूँ तो उसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए होता है? मैदा चाहिए होता है, तेल चाहिए होता है, मसाला चाहिए होता है, ये सारी चीज़ें मुझे चाहिए होती हैं। क्या कोई भी कस्टमर आकर के मुझसे मैदा मांगेगा? नहीं। क्या वो मुझसे तेल मांगेगा? नो। क्या वो मुझसे मसाले मांगेगा? नो। उसे क्या चाहिए? छोले भटूरे। तो ये जो मेरे पास में सामान है जिससे मैं छोले भटूरे बनाऊंगा, इसको मैं कह सकता हूँ रॉ मटेरियल। क्या कह सकता हूँ? रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल है, इसको तो हम नहीं बेच सकते। इसके बाद इस रॉ मटेरियल को यूज़ करके मैं यहाँ पर भटूरे बना रहा हूँ, जो भटूरे कढ़ाई के अंदर पड़े हुए हैं। क्या मैं इन भटूरों को जो कढ़ाई के अंदर पड़े हुए हैं, क्या इनको बिना बाहर निकाले बेच सकता हूँ? आंसर इज नो, कस्टमर लेगा ही नहीं। तो ये जो माल कढ़ाई के अंदर है, अब ना तो ये कच्चा बचा है और ना ही ये बिकने के लिए तैयार है, यानी कि अभी तो इस पर काम ही चल रहा है। तो क्या ये जो कढ़ाई के अंदर भटूरे पड़े हैं, क्या मैं इसको वर्क इन प्रोग्रेस बोल सकता हूँ? आंसर इज यस। ठीक है, अब क्या हुआ, उसके बाद में कढ़ाई में ये मैंने भटूरे तले, और उस तलने के बाद में फ्राई करने के बाद में भटूरे बाहर आ गए, और भटूरे बाहर आ गए, और यहाँ पर एक प्लेट है जहाँ पर कस्टमर बैठा है, और मैंने भटूरे निकाल के उस प्लेट में डाल दिए। क्या अब ये कस्टमर खा सकता है? आंसर इज यस। तो ये जो तैयार भटूरे हैं इसको हम बोलेंगे फिनिश्ड गुड्स। क्या बोलेंगे हम इसको? फिनिश्ड गुड्स। तो आपको बात समझ आई? जब भी हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, तो वहाँ पर हमारा जो स्टॉक है वो 3 जगह हो सकता है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश्ड गुड्स। आंसर इज यस। ओके, इसके बाद में जब मेरा कस्टमर मुझसे बोलेगा भाई मुझे तो कोल्ड ड्रिंक भी चाहिए, तो क्या मैं कोल्ड ड्रिंक को खुद बनाऊंगा या बनी बनाई बेच सकता हूँ? बनी बनाई बेच सकता हूँ, मैं तो फ्रीजर में रखूंगा और आगे बेचूंगा। तो यहाँ पर जो मैं कोल्ड ड्रिंक बेच रहा हूँ, इसको ना तो मैं रॉ मटेरियल कह सकता हूँ, ना मैं इसको वर्क इन प्रोग्रेस कह सकता हूँ, और ना ही ये मेरा खुद का बनाया हुआ गुड्स है, फिनिश गुड्स भी नहीं कह सकता। तो इसको हम कहते हैं स्टॉक इन ट्रेड। क्या बोलते हैं? स्टॉक इन ट्रेड। अब आप खुद बताओ, मेरे इस बिजनेस के अंदर क्या इन चारों चीज़ों पर खर्चा हुआ है या सुनो? हुआ है। कैसे? रॉ मटेरियल पर खर्चा हुआ है, उसके बाद जब वो कढ़ाई में तले जा रहे हैं तो तेल का खर्चा, बहुत सारे खर्चे उसमें भी हुए हैं, उसके बाद जो बन के तैयार हो गया तो वो भी उसमें भी एक कॉस्ट लगी हुई है हमारी, एंड फाइनली जो हम कोल्ड ड्रिंक बेच रहे हैं उसमें तो हमारी कॉस्ट लगी ही लगी है। यानी हमारे पास में यहाँ पर 4 तरह के खर्चे हैं। कौन कौन से? रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस,
फिनिश गुड्स एंड स्टॉक इन ट्रेड। यहाँ तक बात समझ आ गई। अच्छा, मैं जो ठेला इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं जो फ्रीजर इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्या एक टाइम के बाद में ये मेरी चीज़ें पुरानी हो जाएंगी? आंसर इज यस। तो इस पर क्या लगेगा? डेप्रिसिएशन। यस, ये भी आपको समझ आ गया। अच्छा, मैं जो ये बिजनेस कर रहा हूँ, हो सकता है मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने बैंक से लोन ले लिया, तो जब मैंने बैंक से लोन लिया होगा तो उस पर मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ, तो वो भी मेरा खर्चा हो गया। यस और नो? और इसके अलावा मेरे और खर्चे भी हो सकते हैं, जैसे मान लो मैं ठेली रोड पे लगा रहा हूँ और रोड पे लगाना अलाउड नहीं है, पुलिस आ गई, पुलिस को कुछ खर्चा पानी दे दिया, तो वो मेरा खर्चा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे खर्चे हुए हैं। तो हमने क्या काम किया, इन सारों के सारे खर्चों को हमने अलग अलग कैटेगरी बना दी। अब ये कैटेगरी कौन कौन सी, ध्यान देना। अच्छा, आप जल्दी से पहले बताइए इनकम कौन कौन सी होती है? दो इनकम होती है, एक तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दूसरा अदर इनकम। फिर इन दोनों को ऐड करके क्या आ जाता है? टोटल रेवेन्यू यानी टोटल इनकम। इसमें से हमें खर्चों को लेस करना है, तो खर्चों को याद करने की ट्रिक मैंने आपको क्या बताई है? CPCEFDO। मेरे साथ बोलो CPCEFDO। मेरे साथ बोलो CPCEFDO। यस, ओके। अभी क्या होता है CPCEFDO? तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखो, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा, ये कहाँ पर बताई थी मैंने आपको बोला था कि ये पार्ट 2 शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर इसका फॉर्मेट गिवन है। सबसे पहला हमारा ये बनाना कैसे है, आपको स्टेटमेंट ऑफ P&L आप पर्टिकुलर्स लिखेंगे, फिर नोट नंबर, फिर आपके अमाउंट का यहाँ पर कॉलम आ जाएगा। ठीक है, ओके। इसके बाद में आप सबसे पहले लिखेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी बिजनेस के मेन धंधे से आई हुई इनकम। इसके अलावा आप अदर से इनकम कमाते हो, वो अदर इनकम। जब आप इस फर्स्ट और सेकंड को जब आप ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा? टोटल रेवेन्यू। यहाँ तक क्लियर हो गया? यस। इसके बाद में हमारे आएंगे एक्सपेंसेस यानी खर्चे। अब खर्चे कौन कौन से हैं? तो स्क्रीन पर देखिए CPCEFDO। सी से क्या होता है? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। मटेरियल मतलब रॉ मटेरियल, ये समझ आ गया? यस। दूसरा P, परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, यानी जो मैं कोल्ड ड्रिंक ला करके आगे बेच रहा हूँ उस पर जो मैंने परचेज किया है उस पर जो एक्सपेंस आया है वो परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। फिर चेंजेस इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड। देखो, मान लेते हैं साल के स्टार्टिंग में मेरे पास 10,000 रुपये का स्टॉक पड़ा हुआ था, साल के एंड में मेरे पास 8,000 रुपये का स्टॉक बचा, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैंने पूरे साल में, या मैंने उल्टा बोल दिया, साल के एंड में मेरे पास यहाँ पर 12,000 रुपये का स्टॉक है, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि यहाँ पर स्टॉक इंक्रीज़ हुआ है? इंक्रीज़ हुआ है मतलब मैंने परचेज़ किया है। यस और नो? उसके बाद साल के एंड में मान लेते हैं कि यहाँ पर बचा 8,000 का स्टॉक बचा, तो 10,000 का हमारे पास था, हमने परचेज नहीं किया, लेकिन साल के एंड में कितना बचा? 8,000 का। तो क्या मैंने 2,000 का कंज्यूम कर लिया? आंसर इज यस। अगर मैंने कंज्यूम किया है मतलब मेरा खर्चा हुआ है उस चीज़ पर प्रोडक्शन में, तो वो खर्चा मेरा किस नाम से आएगा? चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड। चेंजेस मतलब ये स्टार्टिंग, साल के स्टार्टिंग का ओपनिंग माइनस साल के एंड का क्लोजिंग, तो ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, जो 2,000 का मेरा खर्चा हुआ है वो मेरा यहाँ पर चेंजेस में आ जाएगा। CPCE आपको समझ में आ गया। फिर E होता है एम्प्लॉइज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस, यानी जो मेरे एम्प्लॉय काम करते हैं उनको मैं सैलरी प्रोवाइड करता हूँ, उनको मैं बोनस देता हूँ, कमीशन देता हूँ, ये सारे खर्चे मेरे वहाँ आ जाएंगे। उसके बाद में फाइनेंस कॉस्ट, जैसे मैंने कहा था कि मैंने बैंक से लोन लिया उस पर इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ। फिर डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। देखो, ध्यान रखना हमेशा किसी भी टेंजिबल फिक्स्ड एसेट पर अगर वैल्यू कम होती है उसकी तो उस पर हम लगाते हैं डेप्रिसिएशन। ठीक है, बट अगर किसी इंटेंजिबल एसेट की वैल्यू कम होती है तो उस पर हम डेप्रिसिएशन नहीं लगाते, उस पर हम लगाते हैं अमोर्टाइजेशन। बात समझ आ गई? दोनों का मतलब वैल्यू कम होना ही होता है, बट नाम हमने अलग अलग यूज़ किए हैं। एंड इनके अलावा जितने भी एक्सपेंसेस बचते हैं वो सब कहाँ आ जाते हैं? आपके अदर एक्सपेंसेस में। तो आप ये टोटल रेवेन्यू में से, यानी थर्ड वाले पार्ट में से, टोटल रेवेन्यू में से अगर आप फोर्थ वाला पार्ट यानी टोटल एक्सपेंसेस को लेस कर दोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। यानी अभी तक हमने गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दिया है तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसके बाद गवर्नमेंट आ जाएगी, बोलेगी लाओ जी टैक्स लाओ जी, अब उनको टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। तो अगर हम गवर्नमेंट को टैक्स दे देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो हम बोलेंगे प्रॉफिट आया है तो प्रॉफिट, लॉस आया है लॉस आफ्टर टैक्स। आई होप आपको ये समझ आ गया है कि स्टेटमेंट ऑफ P&L कैसे बनाना है। तो इनकम के दो पार्ट है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, दोनों को ऐड किया, टोटल रेवेन्यू। फिर आएगा एक्सपेंसेस, 7 चीज़ें हैं, CPCEFDO। याद करो मेरे साथ में, C मतलब कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, P मतलब परचेजेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, C मतलब चेंजेस इन इन्वेंट्री किसकी? फिनिश गुड्स की, वर्क इन प्रोग्रेस की एंड स्टॉक इन ट्रेड की। ओके, उसके बाद में E से एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस, CPCE हो गया। F मतलब फाइनेंस कॉस्ट, D मतलब डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, O मतलब अदर एक्सपेंसेस। क्लियर है बात? ओके, वेरी गुड। इसके बाद आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, हम इसमें से लेस कर देंगे टैक्स तो आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर
टैक्स। वेरी गुड। ओके, इसके बाद में अब हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि रेवेन्यू क्या होता है, अदर इनकम क्या होता है, ये सब समझ लेते हैं। तो बेसिकली रेवेन्यू मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बेसिकली क्या है, यानी बिजनेस का जो मेन धंधा है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, वहाँ से आए हुए प्रॉफिट को हम बोलते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। जैसे हम बिजनेस में सेल्स करते हैं तो जो हमारी नेट सेल्स है, नेट सेल्स मतलब सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, तो अगर आपने नेट सेल्स आपने की हुई हैं तो आपका क्या बन जाएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, और ध्यान रखना सेल ऑफ स्क्रैप भी क्या होता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। बड़ी बड़ी फैक्ट्री, बड़ी बड़ी कंपनी क्या काम करती हैं, जब चीज़ें बनाती हैं तो कुछ फालतू सामान बच जाता है, उसको बेचती हैं, तो वो भी आपका सेल का पार्ट ही माना जाता है। इसके अलावा जहाँ जहाँ से आपकी इनकम जनरेट होगी वो आ जाएगी आपकी अदर इनकम में। जो भी नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है वहाँ से आने वाली इनकम आपका हो जाएगा अदर इनकम। जैसे 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 आपने कोई फिक्स्ड एसेट को बेचा, उस पर आपको प्रॉफिट हुआ। जैसे आपके बैड डेट यानी पैसा डूब गया था वो रिकवर हो गया। जैसे आपको इंटरेस्ट मिला और आपको डिविडेंड मिला, इंटरेस्ट मिला और आपको डिविडेंड मिला। ठीक है, रिफंड ऑफ इनकम टैक्स, इनकम टैक्स से आपको रिफंड मिल गया, या इसके अलावा कोई मिसलेनियस इनकम है, वो सारी बची हुई इनकम आपकी आ जाएंगी अदर इनकम में। अब बात कर लेते हैं एक्सपेंसेस की। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड क्या होता है, मैंने आपको बताया, इसका फॉर्मूला याद रख लेना। इसका फॉर्मूला वही है जो आप बचपन में करते थे, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, इसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, फिर आपका आता है CPC, P मतलब परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, जो हम रिसेलिंग पर्पस के लिए खरीद कर बेचते हैं आगे, वो जो हमने खरीदा है उसको हम बोलते हैं परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, जैसे मैंने कोल्ड ड्रिंक का एग्जाम्पल लिया था। ओके, इसके बाद में आएगा आपका चेंजेस इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड। देखो, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। लेकिन चेंजेस इन इन्वेंट्री का फॉर्मूला याद रखना हमेशा क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। किसकी, तीन चीज़ों की, फिनिश गुड्स की, वर्क इन प्रोग्रेस की एंड स्टॉक इन ट्रेड की। अच्छा, रॉ मटेरियल क्यों नहीं, क्योंकि रॉ मटेरियल की ऊपर आ गई है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में, ओपनिंग प्लस नेट परचेज माइनस क्लोजिंग। ओके, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस का मतलब है वो जो भी खर्चे आपने अपने एम्प्लॉय के लिए किए हैं, सैलरी हो सकता है, बोनस हो सकता है, ये सारे खर्चे आपके एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंस में हम ऐड कर लेते हैं। जैसे वेजेस, सैलरीज, बोनस, लीव इनकैशमेंट। लीव इनकैशमेंट क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी कंपनी बोलती है कि हमारे यहाँ पर एम्प्लॉय पूरा 30 दिन का महीना होता है तो 25 दिन काम करे, 5 दिन के मुझको छुट्टी देते हैं अपनी तरफ से। अब अगर वो एम्प्लॉय 5 दिन में भी आ रहा है, मतलब जो हमने छुट्टी अलाउ कर रखी है 5 डेज़ की 30 डेज़ में से, उसमें भी एम्प्लॉय आकर के बिजनेस के अंदर काम करता है और बोलता है कि मुझे छुट्टी नहीं चाहिए, मुझे तो पैसा चाहिए, तो मैं तो 5 दिन एक्स्ट्रा काम करूँगा, मुझे पैसा दो। तो लीव इनकैशमेंट उसे ही बोलते हैं कि आपने छुट्टी को एनकैश करा लिया, मतलब आप बिजनेस में काम करने आ गए, कंपनी में काम करने आ गए। स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस, कभी कभी स्टाफ के लिए हम खर्चा कर देते हैं, किसी स्टाफ में एम्प्लॉय की शादी है, एम्प्लॉय के घर में किसी की शादी है, कुछ खर्चा दे दिया, वो सब ग्रेचुइटी पेमेंट होती है। मेडिकल एक्सपेंसेस, ये भी आपका क्या है, एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस। लेकिन ध्यान रखना, 2 खर्चों को हम एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस नहीं मानेंगे। MCQ आ जाता है, कौन कौन से, एक तो एंटरटेनमेंट एक्सपेंस, आपने एम्प्लॉय को मूवी दिखा दी तो ये आपकी सैलरी का पार्ट नहीं है, यह आपका अदर एक्सपेंस है। कन्वेंस एक्सपेंस, आपने बोल दिया जाओ जी डिलीवरी दे के आओ कस्टमर को, अब डिलीवरी देने जा रहा है, आप बोल रहे हो कि भाई आपने उसकी बाइक में पेट्रोल डलवा दिया, तो बाइक में पेट्रोल डलवाया है वो उसकी सैलरी नहीं है, वो तो बिजनेस के लिए ही खर्चा हुआ है, तो वो किस में आ जाएगा, अदर एक्सपेंस में। ठीक है, उसके बाद में फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस क्या कॉस्ट क्या होती है, जैसे आप लोन पर प्रोसेसिंग, अगर आप लोन लेते हो उसकी प्रोसेसिंग फ़ी होती है जो बैंक को पे करते हैं, वो भी आपका फाइनेंस कॉस्ट है। आप लोन पर इंटरेस्ट पे कर रहे हो, वो भी आपका फाइनेंस कॉस्ट है। तो जैसे ध्यान देना, जैसे यहाँ पर लिखा है इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोइंग्स, बोरोइंग्स पर आपने इंटरेस्ट पे किया वो, ठीक है। एंड एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर द बोरोइंग सच एज लोन प्रोसेसिंग फ़ी, मतलब जैसे आपने लोन ले लिया तो उस पर आपने कुछ प्रोसेस, लोन को लेने की जो फीस होती है वो आपने पे कर दी। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर आ गया, या प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर आ गया, ये सारे खर्चे हमारे यहाँ पर आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना, बैंक चार्जेस कभी भी आपका फाइनेंस कॉस्ट नहीं होता है। क्यों, क्योंकि भाई ये लोन लेने पर थोड़ी ना है, आपने तो बैंक की फैसिलिटी ले रहे हो, तो बैंक की फैसिलिटी लेने पर बैंक आपसे चार्ज काट रहा है और आप पे कर रहे हो, तो वो आपका बैंक चार्ज अदर एक्सपेंस है, ना कि आपका ये फाइनेंस कॉस्ट है, ध्यान रखना। फिर आता है डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, मैंने आपको बता दिया है, डेप्रिसिएशन लगता है फिक्स्ड टेंजिबल एसेट पर और अमोर्टाइजेशन लगता है गुडविल वगैरह पर, इन सब पर जो इंटेंजिबल एसेट होती हैं। इसके अलावा बचे हुए सारे खर्चे आपके आते हैं अदर एक्सपेंस में, जैसे कैरेज इनवर्ड और सेलिंग एंड मार्केटिंग एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, टेलीफोन एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, रेंट, संडे एक्सपेंसेस एट्सेट्रा। इज इट क्लियर? यस। अब फाइनली 2-4 इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैंने आपको
पहले चैप्टर में नहीं पढ़ाई हैं तो वो ध्यान देना। डिविडेंड जो पे करती है कंपनी वो सब्सक्राइब्ड कैपिटल पर करती है। मैंने आपको फर्स्ट वाली वीडियो में आपको मैंने समझाया था कि बैलेंस शीट, सेकंड वाली वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि बैलेंस शीट के अंदर जो जब कंपनी को हम रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उस टाइम पर 2 डॉक्यूमेंट लगते हैं, एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एक लगता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्लोज होता है कैपिटल क्लोज, हम वहाँ पर लिख के चलते हैं कि हमें ओवर द लाइफ हमारी कंपनी को इतना पैसा चाहिए होगा, यानी वो जो हम कैपिटल वहाँ पर मेंशन करते हैं तो उसको हम बोलते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल। उसके बाद कुछ कंपनी कैपिटल को इशू कर देती है शेयर्स की फॉर्म में, तो वो जो हमने शेयर्स इशू किए हैं वो जो कैपिटल वहाँ से जनरेट होगा तो उसको हम बोलेंगे इशूड कैपिटल। उसके बाद पब्लिक सब्सक्राइब करेगी शेयर को तो कंपनी शेयर इशू कर देगी, तो वो जितने भी सब्सक्रिप्शन हुआ है, जितने भी लोगों ने सब्सक्राइब किया है और उसको शेयर इशू करने के बाद में जो कंपनी ने जो सब्सक्राइब कैपिटल है बेसिकली उस पर कंपनी क्या काम करेगी, डिविडेंड पे करेगी। अब डिविडेंड क्या होता है, जैसे कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो प्रॉफिट किसका होता है, मालिकों का। मालिक कौन है, शेयर होल्डर्स। तो कंपनी का मैनेजमेंट जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो क्या करता है, अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करता है, ठीक है, प्रॉफिट का हिस्सा उनको पे करता है। तो ध्यान रखना डिविडेंड हमेशा किस पर दिया जाता है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल पर, ठीक है। दूसरी बात ध्यान रखना, मिनिमम पीरियड ऑफ नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। अब आपको मैंने सेकंड वाली वीडियो में ऑपरेटिंग साइकिल क्या होती है वो भी समझाया था। तो मिनिमम कितनी होती है, 12 महीने की अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। दूसरी बात, इक्विटी एंड लायबिलिटी का टोटल क्या होता है, टोटल एसेट, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर एक लाइन लिखी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर दी एंड प्रोडक्ट एंड ऑफ एन अकाउंटिंग प्रोसेस। यानी आप अकाउंटिंग करते हो, जनरल बनाते हो, फिर लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट। तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं वो सबसे लास्ट में बनते हैं, इसीलिए उसको हम कहते हैं एंड प्रोडक्ट है वो, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डिस्क्लोज मॉनेटरी इन्फॉर्मेशन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होते हैं वो क्या बताते हैं, हमें मॉनेटरी इन्फॉर्मेशन बताते हैं, यानी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। अब ये वाली बात इंपॉर्टेंट है, जो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं वो एक्सपेंस है, लेकिन उसको हम स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में नहीं लिखते, बल्कि हम उसको सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व में से लेस कर देते हैं। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व कहाँ पर आता है, रिजर्व एंड सरप्लस में, बैलेंस शीट में। तो जब हम नोट्स टू अकाउंट में रिजर्व एंड सरप्लस लिखेंगे तो उसमें से हम प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को लेस कर देंगे। अब क्वेश्चन ये है, आप मुझसे पूछोगे कि प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं। तो देखो ध्यान दो, जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराने से पहले जो उसके प्रोमोटर उस कंपनी को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जो खर्चा करते हैं, जैसे मान लो हमने एक रजिस्टर्ड ऑफिस बनाया कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है, और कंपनी का रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं तो कुछ हमें चार्टर्ड अकाउंटेंट को कुछ फीस पे करनी पड़ेगी, कुछ हमें आरओसी को, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को कुछ पेमेंट करना पड़ेगा, कंपनी का रजिस्ट्रेशन का कुछ खर्चा हो सकता है। तो ये सारे खर्चे जितने भी कंपनी को बनाने से पहले हुए हैं उनको हम बोलते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई है। दूसरी बात, डेबिट बैलेंस जो होता है स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का, यानी कि जो लॉस होता है उसको हम कहाँ लिखते हैं, उसको हम नेगेटिव आइटम लिखते हैं, कहाँ पर, रिजर्व एंड सरप्लस में, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद में फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होते हैं अब कैसे बनाए जाते हैं, वर्टिकल फॉर्मेट में, ऐसे। पहले कैसे बनते थे, ऐसे हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में, अब हम बनाते हैं वर्टिकल फॉर्मेट में। तो यहाँ पर आकर के आपका ये स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल वाला चैप्टर भी क्लियर हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं सीबीएसई के लिए अलग से क्वेश्चन सॉल्व करूँगा और मैं आईएससी के लिए अलग से क्वेश्चन सॉल्व करके मैं अलग अलग वीडियोस डालने वाला हूं, ओके। तो अगर आप सीबीएसई स्टूडेंट हैं तो आप उसकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वो वाली वीडियो देखिएगा, और अगर आप आईएससी के स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं आप आईएससी वाली जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की अभी वीडियो डालने वाला हूं इसके बाद में, उसको देख लेना, और आपके बोर्ड की ये समझ लो इस चैप्टर की तो बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी, ठीक है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अब आपके बोर्ड के लिए यहाँ पर सब कुछ मैं प्रोवाइड करने वाला हूं। आपका स्पेसिमन पेपर, आपके बोर्ड के क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, हर एक चैप्टर को मैं एक्सप्लेन करने के बाद में हर एक चैप्टर के मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व करने वाला हूँ। तो चिंता की कोई बात नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है, बस आप अपने लेवल पर मेहनत करते रहिए, बाकी मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करते रहिए और मैं आपको यहाँ पर बहुत कुछ प्रोवाइड करने वाला हूँ, ठीक है। ओके, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।